साथियों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इजराइल कैसा देश है और इजराइल के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। और मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना छोटा है फिर भी आज विश्व का 8वां सबसे शक्तिशाली देश कैसे है, वो टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड किया और आज उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है और चारों तरफ दुश्मन से घिरा होने के बाद वो आज इतना पावरफुल कैसे। साथियों तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आज मैं आपको इजराइल के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। ओके साथियों, तो चलिए देखते हैं। साथियों मैं आज आप लोग को इजराइल देश के बारे में बताऊंगा और मैं ये समझाऊंगा कि इजराइल देश इतना शक्तिशाली देश क्यों है और कैसे वो इतना शक्तिशाली बना। और साथियों मैं ये भी बताऊंगा कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो वो 8वां सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो बहुत आगे है। अगर किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए जो देश के अंदर होनी चाहिए और जो देश को स्ट्रांग बनाती है तो वो सारी चीज़ें आपको इजराइल में मिल जाएगी। लेकिन कैसे वो ऐसा है और हम वैसा क्या करें, हम अपने देश को भी स्ट्रांग बना सकें साथियों, उसी की तरह शक्तिशाली बना सकें। तो चलिए साथियों देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए साथियों कि इजराइल की भूगोलिक स्थिति क्या है। तो इजराइल साथियों भूमध्य रेखा पर स्थित मध्य पूर्वी देश है साथियों, जो एकमात्र पूरे विश्व में यहूदियों का देश है। मतलब एक ऐसा देश है जहाँ पर यहूदी निवास करते हैं साथियों। और साथियों अगर हम इसकी डिटेल में चलेंगे तो साथियों इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है 22,145 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो ये इतना छोटा देश है कि अपने उत्तर प्रदेश जहां हम लोग निवास करते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश में लगभग 10 इजराइल देश आ सकते हैं। इतना छोटा देश है, आप समझ सकते हैं। अगर हम अमेरिका के कैलिफोर्निया से इसकी तुलना करें तो लगभग 20 इजराइल देश कैलिफोर्निया में आ सकते हैं साथियों। और अगर इसके जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जो टोटल जनसंख्या है 2020 के आंकड़ा के अनुसार लगभग 86 लाख है। और उतना तो हम लोगों के यहाँ साथियों कुंभ का जो मेला होता है 10-15 इजराइल को तो हम कुंभ में नहला देते हैं। मतलब इतना कम जनसंख्या है, फिर भी ये देश इतना सक्सेस कैसे है आज हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि अगर ये हमें पता हो जाए और अगर हम इस पर अमल करें तो हमारा भारत भी शक्तिशाली देश बन सकता है साथियों। अब हम लोग अगर पूरे विश्व में इसकी तुलना करते हैं तो यह 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। इनोवेशन और स्टार्टअप के मामले में अगर हम देखते हैं तो यह पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है साथियों। वह इतना ताकतवर देश है कि कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता है। इजराइल एक नीति बनाया हुआ है कि अगर उसके एक नागरिक को भी उसका दुश्मन देश मारता है तो वह उस देश के अंदर घुस करके उसके 10 नागरिकों को मार देगा साथियों। ये उसकी नीति है। पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता है साथियों। इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, बस पूरे वीडियो को देखते रहिए आप लोग। इतना सब कुछ होने का कारण क्या है साथियों, तो चलिए देखते हैं साथियों। इसका एक खुफिया एजेंसी है साथियों, मोसाद जिसे कहा जाता है। आप लोग को जानकारी लिए ज़रूरी है कि इजराइल का खुफिया एजेंसी कौन सा है, तो उसको मोसाद कहा जाता है साथियों। जो इतना खतरनाक है कि यदि इस देश के बारे में कुछ करने की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई इस देश के बारे में गलत दृष्टि से, दुश्मनी की नज़र से, तो मोसाद एक ऐसा खुफिया एजेंसी है कि उसे भी वो पता लगा सकता है साथियों। बात है 1972 की, जब म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकी इनके 11 खिलाड़ी को मार देते हैं। ये सबसे पहले खिलाड़ियों के घर पर जाते हैं, उनके माँ बाप को और उनके रिश्तेदारों को ये आश्वासन देते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे साथियों, किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने भी हमारे 11 खिलाड़ियों को मारा है साथियों। इस पर मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि अपने देश में क्या किया जाता है कि घर वालों को आश्वासन दिया जाता है, फिर चुप्पी मार के सब लोग बैठ जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए और हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा कि उनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा, लेकिन क्या किया गया, कुछ नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है साथियों। इन्होंने कहा उनके माँ बाप से सैनिकों के कि उनका जो बलिदान है निरर्थक नहीं जाएगा। फिर देखिए क्या होता है साथियों,
शुरू में 2 दिन के अंदर ये फिलिस्तीनी आतंकी को लगभग 2 से 3 हज़ार की जनसंख्या में मार देते हैं। उसके बाद 1972 से 1988 तक जो भी आतंकी पूरे विश्व में कहीं भी छिपे होते हैं सबको ये 16 सालों तक ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं साथियों। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी पावर क्या है। किसी भी देश में रहे हों वो सब जगह ये घुसकर उनको ढूंढकर वहीं पर ख़त्म किए हैं साथियों। ये है इजराइल। और चलते हैं साथियों, बात है 1976 में, जब युगांडा के अंदर इनके नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है। इसके बारे में मैं कभी फिर से डिटेल वीडियो बनाऊंगा साथियों, लेकिन अभी इतना समझिए कि 1976 में युगांडा के अंदर इनके नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है। ये उनके देश में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालते हैं और उनके सभी जितने भी आतंकी होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं साथियों, जहाँ पर इनके नागरिक होते हैं। साथियों, इनकी अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो मैं आप लोग को शुरू में बताया कि ये 86 लाख हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख लोग आर्मी में होते हैं। यहाँ पर एक नियम है साथियों कि अगर कोई भी लड़का या लड़की है तो लड़के के लिए 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग और लड़कियों के लिए 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग अनिवार्य है। इनके यहाँ पर नॉर्मल लड़कियाँ भी साथ में बंदूक लेके चलती हैं साथियों, क्योंकि वो एक आर्मी वुमेन होती हैं साथियों। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात देखा जाए साथियों, जो बहुत दुखद बात है, तो नाजी सरकार हिटलर लगभग 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला देती है साथियों। फिर इसी के बाद यहूदियों ने अपने देश की मांग की। फिर फिलिस्तीन से अलग एक राष्ट्र बना जिसे आज इजराइल के नाम से जाना जाता है साथियों। शुरू में साथियों ये बहुत छोटा देश था, लेकिन दूसरे देश ने, जो आसपास के जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनके चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र ही हैं साथियों, उन्होंने इन पर हमला किया और युद्ध हारे और अपनी ज़मीन देते चले गए। शुरू से आज अगर देखा जाए साथियों तो एक काफ़ी बड़ा राष्ट्र बन चुका है साथियों। मतलब पहले के अपेक्षा देखा जाए, अभी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर पहले के अपेक्षा देखा जाए तो इनका क्षेत्रफल बढ़ गया। कैसे? जो दूसरे देश थे वो युद्ध किए और अपनी ज़मीन गंवाते चले गए साथियों। जब ऐसा हुआ तो इजराइल को ख़त्म करने के लिए साथियों इजिप्ट और जॉर्डन, जो इनके पड़ोसी देश हैं, आपको चित्र में मैं दिखा रहा हूँ साथियों, देख लीजिएगा, जो इनके पड़ोसी देश हैं, दोनों लोगों के बीच एक समझौता होता है कि हम सब मिलकर युद्ध करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे, मतलब इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब वो समय आ ही गया साथियों। बात है जून 1967 में, जब इजिप्ट और जॉर्डन के साथ साथ इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, मतलब जितने मुस्लिम कंट्री थे चारों तरफ से निर्णय लेते हैं कि इन पर हमला करना है और इन्हें ख़त्म करना है। इसके लिए साथियों जॉर्डन को बैटलफील्ड बनाया जाता है, मतलब युद्ध का क्षेत्र घोषित किया जाता है और वहीं पर सभी देश अपना अपना हथियार, अपना एयरक्राफ्ट, अपना लड़ाकू विमान, अपना तोप एकत्रित करते हैं। अब साथियों इजराइल की चालाकी देखिए, उसे पता है कि इतने देश एक साथ अगर हम पर हमला करेंगे तो इनसे जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए इजराइल तुरंत इनके हमला करने से पहले जॉर्डन में जितने भी हज़ारों एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन होते हैं, तोप होते हैं, सबको शुरू में ही हमला करके ख़त्म कर देता है साथियों, क्योंकि उसे पता है अगर हम पहले हमला नहीं करेंगे तो ये हम पर हमला कर देंगे। इससे सभी जितना देश मैंने गिनाया सभी देश डर जाते हैं और सिर्फ 6 दिन में युद्ध खत्म हो जाता है। और ये युद्ध ऐसे नहीं जाता है साथियों, 6 दिन में युद्ध इजराइल जीत जाता है। और साथ साथ में फिर से मैंने बताया नहीं कि सभी देश इससे युद्ध करते गए, अपनी ज़मीन देते गए और गाजा पट्टी को इजराइल अपना बना लेता है साथियों। इसी तरह ये बढ़ता चला गया साथियों। आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अगर आज के समय की बात की जाए साथियों तो ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी के सामान बनाते हैं कि इनसे पूरी दुनिया बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सामान खरीदती है साथियों। और अपना भारत भी इजराइल का एक अच्छा मित्र है और वहाँ से हथियार खरीदता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और अपने यहाँ के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है। पूरी दुनिया में यह एक ऐसा मात्र देश है जो पूरे अपने देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से कवर कर रखा है, ताकि अगर कोई भी दुश्मन देश इस पर यदि हमला करें तो उसके मिसाइल को यह आसमान में ही ख़त्म कर दे। साथियों
यहीं तक नहीं, इजराइल पूरे देश में जगह जगह पर बंकर बना रखा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे बाजार हो, चाहे होटल हो, कहीं भी आप जाएंगे आपको बंकर मिल जाएगा, ताकि यदि बाय द वे कोई देश ऐसा हमला अचानक करे तो इनके जो नागरिक हैं वो बंकर में छुप जाएं और किसी भी हमले से, चाहे वो परमाणु हमला भी क्यों ना हो, उससे भी बच जाएं साथियों। अब चलिए साथियों इनके टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं नई नई चीज़ों को, फिर उसे पूरी दुनिया में बेचते हैं। अगर इनकी आर्मी कम पड़ जाती है तो ये ऐसा ऐसा रोबोट बना दिए हैं जो युद्ध कर सकते हैं साथियों। और बिजनेस के बारे में देखा जाए तो पूरी दुनिया इस देश में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह एक सुरक्षित देश है साथियों। अगर आप जापान, इंडिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके सभी जगह की कंपनियों को मिला दिया जाए तो इनकी एक कंपनी ऐसी है नास्डॉक का बराबरी नहीं कर सकते हैं साथियों। ये टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि इसे सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लीजिए साथियों, उसका R&D सेंटर यहीं पर है। R&D का मतलब क्या है साथियों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी है उनका रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर यहीं पर बनाया गया है, क्योंकि यह एक सुरक्षित देश है साथियों। यहाँ तक कि यह अपने GDP का लगभग 4.5% रिसर्च पर खर्च करता है, इसीलिए यह इतना आगे है साथियों। और हम लोगों के यहाँ बहुत कम रिसर्च पर खर्च किया जाता है, और लेकिन ये अपने GDP का 4.5% खर्च करता है। मतलब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने GDP का इतना बड़ा अमाउंट रिसर्च पर खर्च करता है साथियों। अब साथियों मैंने जैसे R&D के बारे में बताया, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग को सुनते ही याद आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की, जो बहुत लंबे समय तक विश्व के सबसे अमीर आदमी रहे साथियों। और प्रेजेंट टाइम में आप लोग को तो पता है बेजोस हैं, लेकिन बिल गेट्स विश्व के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं साथियों। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में नहीं बना है, वो इजराइल में ही बना है साथियों। ये आज आप लोग को एक विशेष जानकारी मिल गई साथियों। सिस्को ने जितना भी अपना पार्ट है सब इजराइल में रिसर्च किया। मोटोरोला, अब मोटोरोला को सुन करके अगर आपको याद होगा तो याद होगा साथियों कि लगभग 1 से 1.5 किलो का फ़ोन आप प्रयोग करते थे बात करने के लिए, वो पहले वाला। अगर आज इजराइल इनोवेट नहीं किया होता तो आज आपके पास भी वही 1.5 किलो का फ़ोन होता। उसे छोटा करने की टेक्नोलॉजी इजराइल में ही विकसित हुई साथियों। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जैसे USB पोर्ट या USB पेन ड्राइव आप लोग यूज़ करते हैं, यह भी इजराइल में ही बना साथियों। 1979 की बात है, कंप्यूटर का पहला एंटीवायरस इजराइल में ही बना साथियों। आप लोगों ने सुना होगा राउटर का इनोवेशन भी इजराइल में ही हुआ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैं नाम यहाँ नहीं गिना सकता हूँ, सारी चीज़ों का मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो इसका इनोवेट इजराइल ने किया साथियों। ये इतना आगे कैसे है, हमें ये समझना होगा साथियों। मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके इतना आगे होने का कारण ये है कि ये रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है और बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसका एक फार्मूला है साथियों, जिसको हम कह सकते हैं साथियों PIDS, PIDS, PIDS। मतलब ये सबसे पहले क्या करते हैं, P का मतलब है प्रॉब्लम को सर्च करते हैं, मतलब विश्व में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान पूरे विश्व के पास नहीं है, हम करेंगे उसका समाधान। फिर क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं साथियों। I का मतलब है इनोवेशन, फिर उसको इनोवेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं साथियों, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने देश के नागरिकों को पहले उसको देते हैं, अगर उसका रिस्पांस अच्छा आता है तो यस पूरे विश्व में सेल कर देते हैं। इस फार्मूले पर ये चलते हैं। दूसरी बात साथियों, इनके यहाँ इतना रिसर्च कैसे होता है, ये अपने देश के नागरिकों को कहते हैं कि आपके पास जो भी प्लान है आप लेके आइए हमारे पास, और यदि आपका प्लान हमें पसंद आया तो आप बताइए इसमें कितना रुपया लगेगा, आप रुपया बताइए मैं दूंगा। अगर सक्सेस हो गया तो मैं पूरे विश्व में इसका सप्लाई करूंगा, और यदि सक्सेस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और यदि सक्सेस हो गया तो आप हमें इंटरेस्ट दीजिएगा, और अगर नहीं सक्सेस हुआ तो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ब्याज कुछ नहीं पड़ेगा। अब सोचिए अगर आपके विचार में कोई ऐसी बात आई तो आप जाके सरकार को बताइए और सरकार आपको रुपया देगी वैसा करने के लिए। अपने भारत में ऐसा है ही नहीं साथियों, तो कहाँ से आएगा साथियों,
कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। साथियों, एक बात और बताना चाहते हैं, इस प्रकार से इनके पूरे देश में, पूरे नागरिकों के अंदर एक मेंटल प्रिपरेशन हो गया है कि हमें रिसर्च करना है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद साथियों, क्योंकि इनके यहाँ उतना बड़ा मार्केट है नहीं, 86 लाख पॉपुलेशन कितना खर्च करेगी, तो क्या करते हैं कि उस रिसर्च को पूरे देश में, पूरे विश्व में बेचते हैं साथियों। उसको रॉयल्टी पाते हैं, उसको पेटेंट करा लेते हैं और पूरे विश्व में उसकी एजेंसी खोल देते हैं और वहाँ से जो रॉयल्टी जनरेट होती है उससे कमाते हैं साथियों। इस प्रकार से इजराइल आज इतना शक्तिशाली देश बन गया, बहुत सारे हथियार बनाता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, रोबोट, मिसाइल, मतलब इनका इनोवेशन इतना आगे है साथियों। अगर साथियों हम अपने देश को इसी तरह बनाना चाहते हैं, इसी तरह डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमें भी इनोवेशन पर, रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा और अपने टैलेंट को पहचानना होगा, ताकि हमारे देश के लोग बाहर पलायन ना करें और हम भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकें साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है इजराइल के इतने बड़े डिस्कशन से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं